तो भाई हमारे नए हेयर कट के साथ मार्वल का नया शो आ चुका है जिसका नाम है शी हल्क। और सच कहूंगा कि इस पूरे के पूरे शो के लिए मेरी अब तक की सबसे ज़्यादा कम एक्साइटमेंट थी जो कि मैं इस शो के लिए रख के बैठा हुआ था। और मैंने सोचा था कि जब ये शो आएगा तो यार एक वीडियो बना देंगे, इस पर रिएक्शन दे देंगे या इंप्रेशन दे देंगे। लेकिन सच कहूंगा कि इसका पहले एपिसोड को देखने के बाद मेरा इस सीरीज से हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये मार्वल वालों ने बिल्कुल कुछ अनएक्सपेक्टेड करने की कोशिश करी इस सीरीज़ के साथ, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर और आज की इस वीडियो में आपके साथ करने वाला हूँ शी हल्क के पहले एपिसोड का रिव्यू, और इसके अंदर हम छोटा मोटा सा ब्रेकडाउन तो कर ही लेंगे। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि शी हल्क के अंदर जो इसकी लीड है, यानी कि खुद शी हल्क जेनिफर वॉल्टर, जिसका रोल यहाँ पे ततियाना मास्लानी ने प्ले किया है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की कोई दमदार परफॉर्मेंस दी है इस पहले एपिसोड के अंदर ही। और मुझे लग रहा है कि ये अपने इस पूरे के पूरे शो को अपने ही काबू में रखने वाली हैं। आपको ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं होगा शो को देखने के बाद कि ये हल्क की सीरीज़ है। अगर ये शी हल्क इस सीरीज़ को नाम दिया गया है तो ये सीरीज़ भी शी हल्क ही है। हल्क इसके अंदर एज अ साइड कैरेक्टर नहीं आप कह सकते हैं, बल्कि ये कह सकते हैं कि वो भी इस पूरी की पूरी सीरीज़ का एक तरह का मेन लीड ही है, जो कि हमें इस पहले एपिसोड को देखने के बाद लगा है। इसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो सारी की सारी CGI थी वो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न था हम सबके लिए। हमने इसके ट्रेलर्स के ऊपर, हमने इसके शॉर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करा था इसके ट्रेलर को देखने के बाद कि CGI जो है वो बहुत ही ज़्यादा फीकी पड़ी हुई नज़र आ रही है। और ये बात मानने वाली है कि आप जब इस पहले एपिसोड को देखेंगे तो आपको CGI ट्रेलर के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव नज़र आएगी। क्योंकि मज़ेदार बात यह कि ट्रेलर के अंदर तकरीबन जितने भी सीन थे जो कि CGI के हवाले से लोग बुरा बोल रहे थे, वो तकरीबन सारे के सारे सीन ही मुझे पहले एपिसोड के अंदर नज़र आ गए। खासकर यहाँ पे ब्रूस बैनर की जो CGI है उसको तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव किया गया है ट्रेलर के बानिस्बत, और वो यहाँ पे बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही है जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था कि ये शो जो है CGI के हवाले से बहुत बेकार होने वाला है। और सच कहूँ तो इस पूरे की पूरी शो की स्टोरी को इस तरीके से राइटर्स लेके चल रहे हैं कि CGI के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान जाने भी नहीं वाला है। इसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की है कि आप उसी के ऊपर सारा का सारा ध्यान रख के बैठे रहेंगे। इसी के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जेनिफर वॉल्टर्स की, तो हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जब शो शुरू होता है तो ऑलरेडी उनके पास हल्क की पावर्स मौजूद होती हैं, और वो यहाँ पे फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए हमें ये बताती हैं कि ऑलरेडी वो शी हल्क बन चुकी है, और वो कैसे बनी है वो हमें एक स्टोरी के जरिए सुनाती है। तो अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से शी हल्क फोर्थ वॉल को ब्रेक कर रही है। अब फोर्थ वॉल का मतलब अगर आपको नहीं पता तो ये काम डेडपूल बहुत ज़्यादा फेमसली करता है, जहाँ पे वो डायरेक्टली हमसे यानी कि ऑडियंस से बात करता है और ऐसा लगता है कि वो हमें शो के जरिए देख सकता है। तो यहाँ पे शी हल्क ने बिल्कुल वैसा ही काम करा। तो अगर आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जिन लोगों ने कॉमिक्स पढ़े हैं शी हल्क के, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शी हल्क जो है वो डेडपूल से काफ़ी पहले से फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए आ रही है कॉमिक्स के अंदर, और ये बात बहुत ज़्यादा कम लोग ही जानते हैं और उसको सीधा डेडपूल से कंपेयर करने लग जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो ज़बरदस्त तरीके से शी हल्क ने फोर्थ वॉल को ब्रेक करा है 2-3 बार इस पूरे के पूरे पहले एपिसोड के अंदर, मुझे तो वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और सच कहूँ तो कॉमिक्स के बाद अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे पता चलता है शी हल्क का ओरिजिन, जो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, क्योंकि उसकी जो कॉमिक बुक ओरिजिन होता है उसमें कुछ गुंडे वगैरह उसके पीछे लगे होते हैं और उसमें वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाती है। और उसके बाद ब्रूस बैनर जो है वो अपने ब्लड देके उसको ट्रांसफ्यूजन के जरिए, उसको नहीं पता होता कि गामा रेडिएशन भी उसके ब्लड के अंदर चले गई है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से बैनर और यहाँ पे शी हल्क जो है वो एक रोड ट्रिप के ऊपर जा रहे होते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक सकार की शिप आती है जिसकी वजह से उनका बैलेंस आउट होता है और उनका एक्सीडेंट होता है। और इस एक्सीडेंट में हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स का जहाँ पे हाथ कटा हुआ होता है तो ठीक उसी जगह पे ब्रूस बैनर के खून के कुछ ड्रॉप्स गिर जाते हैं। और ये बात हमने इनक्रेडिबल हल्क के अंदर भी देखी थी कि किस तरीके से ब्रूस बैनर का जो खून है वो किसी और इंसान के लिए फेटल हो सकता है, और इसी खून की वजह से जेनिफर वॉल्टर्स को उसकी पावर्स मिली हैं। अब उसकी पावर्स क्या क्या हैं वो उसके ऊपर हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन इस सीन के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि ब्रूस बैनर हमें इंसानी रूप के अंदर नजर आ रहा था, जबकि हमने एंड गेम के अंदर सुना था कि वो दोनों को मिला चुका है। और शैंग-ची के अंदर भी हमने जब ब्रूस बैनर को देखा तो हम कंफ्यूज थे, लेकिन उसका जवाब यहाँ पे हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल गया कि यहाँ पे जो बैनर के पास एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक है, एक गैजेट है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी ह्यूमन फॉर्म को अचीव कर लेता है, जो कि दरअसल एक प्रोटोटाइप था और इस पूरे के पूरे एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय भी हो गया। इसी के बाद यहाँ पे जो सकार से शिप आया होता है, यहाँ पे ब्रूस बैनर इसके बारे में जानता है और वो कहता है कि लगता है कि सकार से कुछ लोग मुझे तलाश करने के लिए आ रहे हैं और ये कोई बड़ा मसला हो सकता है, लेकिन हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो ये हम जान सकते हैं कि यहाँ पे जो है हल्क के फ्यूचर को जरूर इस सीरीज के जरिए सेट किया जाएगा। हम सब यहाँ पे गैस कर रहे थे इसके अंदर हल्क का बेटा सकार हो सकता है, उसकी बीवी कायरा हो सकती है, या ग्रैंड मास्टर अपने चैंपियन को वापसी लेने आया होगा। तो अभी भी ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज खुली हैं, क्योंकि अभी तक हमने नहीं देखा कि उस जहाज के अंदर कौन है। तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड इस पूरे के पूरे पार्ट के लिए हूँ कि उस जहाज के अंदर से कौन निकलता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि बैनर जो है यहाँ पे सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है जेनिफर वॉल्टर्स के खून के ऊपर, और वो ये बात बताता है कि किस तरीके से, क्योंकि वो उसकी कज़न है तो उसके जीन्स के अंदर भी एक ऐसी चीज़ पाई गई है जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों लोग जो हैं गामा रेडिएशन में अपनी बॉडी में अच्छे तरीके से उतार सकते हैं, और जहां नॉर्मल इंसान इतनी गामा रेडिएशन बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ पे उसके ज़रिए उनको पावर्स मिल जाती हैं।
अब यहाँ पे जब जीन की बात की गई तो मेरा सारा का सारा ध्यान जा रहा था कि कहीं यहाँ पे ये लोग ये बात तो स्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जिस तरह उन्होंने मिस मार्वल के अंदर करी है कि कमाला खान जैसे एक म्यूटेंट है, इस यूनिवर्स के अंदर ब्रूस बैनर और जेनिफर वॉल्टर्स भी एक म्यूटेंट है और हो सकता है कि शायद हर एक सुपर पावर्ड बीइंग यानी कि स्पाइडरमैन उसको मकड़ी ने काटा और उसको पावर्स इसीलिए मिली क्योंकि वो एक म्यूटेंट था। उसकी जगह अगर वो किसी और को काटती मकड़ी तो शायद वो मर भी जाता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एमसीयू के अंदर वो सारे के सारे सुपर पावर्ड बीइंग्स को ये बताने की कोशिश करेंगे कि वो लोग म्यूटेंट्स हैं, इसी वजह से वो पावर्स को डेवलप कर पाते हैं। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा ही। इसी के बाद इसी लैब के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त बात बताता है ब्रूस बैनर और ये कि किस तरीके से जेनिफर वॉल्टर्स के खून को इस्तेमाल करके उसने अपने उस हाथ को हील कर लिया जो कि एंड गेम की वजह से घायल हुआ था और ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन जेनिफर वॉल्टर के खून से वो फौरन से हील हो गया। तो यहाँ से हम ये बात समझ सकते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स का जो खून है वो शायद हीलिंग फैक्टर में ब्रूस बैनर के हल्क से ज़्यादा तेज़ है। फिर इसी के बाद हम देखते हैं कि बैनर यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स के जो उसने ब्लड सैंपल्स लिए होते हैं उनको फौरन से वेपराइज करके तबाह और बर्बाद कर देता है और साफ तरीके से बताता है कि अगर ये खून किसी और के हाथ लग गया तो वो भी कोई हल्क बन सकता है और हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात जो स्टैब्लिश की गई है ये ऐसी नहीं की गई है, बल्कि इस मूवी का जो विलन होने वाला है वो ज़रूर ऐसा कुछ करेगा कि जेनिफर वॉल्टर्स का खून उसके पास चले जाएगा और वो भी एक हल्क के अंदर बदल जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे गैस करूँगा कि शायद यहाँ पे रेड हल्क को वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एज अ विलन, क्योंकि आगे थंडरबोल्ट्स की मूवी को भी अनाउंस किया गया है जो कि फेज 5 के एंड में आएगी। लेकिन इसी के बाद हम देखते हैं कि बैनर यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स को उसके काम पे नहीं जाने दे रहा है और कहता है कि तुम्हें अब हल्क की सारी ट्रेनिंग और प्रैक्टिसेस करनी होंगी जिस तरह पिछले 15 सालों से मैं इसको कंट्रोल करने के लिए आया हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे इसकी ट्रेनिंग शुरू होती है तो ये बात स्टैब्लिश होती है कि जेनिफर वॉल्टर्स के पास कोई ऑल्टर ईगो नहीं है, यानी जिस तरह जब बैनर जो है हल्क बनता है तो वो पर्सनैलिटी हल्क की होती है, बैनर की नहीं। वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में बैनर को कुछ नहीं पता होता, ना ही कुछ याद होता है। लेकिन इसी तरह जेनिफर वॉल्टर्स जब हल्क बनती है तो वो जेनिफर वॉल्टर्स ही रहती है, ना कि वो एक अलग पर्सनैलिटी के अंदर शिफ्ट हो जाए। तो ये बात देख के ब्रूस थोड़ा सा जेलस भी फील करता है और हैरान भी होता है। साथ साथ हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे बैनर जो है उसको जब ट्रेनिंग के दौरान बता रहा होता है कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो जेनिफर वॉल्टर्स ऑलरेडी उससे बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रही होती है। तो हम देख रहे हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स का जो हल्क है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है हमारे पुराने वाले हल्क से। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग और मैं खुद भी इस बात की शिकायत कर रहा था कि हल्क को काफ़ी कमज़ोर दिखाया गया है, लेकिन इस पूरी की पूरी सीरीज़ के अंदर, लेकिन इस पहले एपिसोड से मुझे अंदाज़ा हो गया है कि हल्क को यहाँ पे डी पावर नहीं किया गया है, बल्कि खुद बैनर जो है वो अपने आप के ऊपर काबू पाने की कोशिश करता है और होल्ड बैक करता है, क्योंकि जब वो स्पेस के अंदर उस रॉक को उठा के फेंकता है तो उसकी पावर्स का अंदाज़ा हो जाता है। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स की शी हल्क और हमारे हल्क के बीच एक मुकाबला भी होता है, जो कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि पहले एपिसोड के अंदर ही वो ये करवाने वाले हैं। और मैं कहूँगा कि इस फाइट के दरमियान पता चल जाता है कि हल्क और शी हल्क दोनों जो हैं बहुत ही खतरनाक और तगड़े किस्म के सुपर हीरोज एमसीयू के हैं, जिनको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया गया तो हम फैंस इनके फैन होकर रह जाएंगे। इसी के बाद हमें टोनी स्टार्क के बारे में भी एक काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ जो है यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरीके से ये जो पूरी की पूरी बैनर की लैब है ये टोनी स्टार्क ने ही बना के दी थी बैनर को, और वो अक्सर यहाँ पे बैनर के पास आया करता था जब ब्लिप के दौरान वो सारा का सारा 5 साल का टाइम बिता रहे थे। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूं कि कॉमिक्स के अंदर भी बैनर के पास इसी तरह का एक न्यू मैक्सिको के अंदर लैब होता है जिसको गामा वर्ल्ड कहा जाता है, जहाँ पे वो सारे के सारे अपने हल्क जैसे कैरेक्टर्स को एक साथ मिला के रखता है। बाद में जाके उसका बेटा सकार जब उसके साइड हो जाता है तो वो भी वहीं पे रहता है, रेड हल्क भी वहीं पे रहता है, शी हल्क भी वहीं पे रहती है, यानी कि उसको गामा वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये मैक्सिको के अंदर ही होता है। और हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे जो उसका पूरा का पूरा लैब था वो भी मैक्सिको के अंदर ही है। तो आई होप कि फ्यूचर में जाके शायद वो इस जगह का लैब का नाम चेंज करके गामा वर्ल्ड कर सकते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं कि जब हल्क और शी हल्क के बीच जबरदस्त तरीके का मुकाबला होता है तो उसके बाद हल्क फैसला करता है कि उसको शी हल्क को जाने दे देना चाहिए, वो इतनी भी ज़्यादा अनाड़ी नहीं है जितना उसको समझ रहा था। और इसलिए हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स अपने वकील वाले अटर्नी वाले काम पे लग जाती है, जहाँ पे वो एक ज़बरदस्त किस्म की दमदार वकील है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे अपनी सुनवाई वगैरह के काम में लगी हुई होती है और वहाँ की एक दीवार टूटती है अचानक, और वहाँ पे बहुत ही लंबी चौड़ी तगड़ी सी लड़की जो है, मतलब औरत जो है, मतलब वुमेन जो है वो आती है, जिसको कि यहाँ पे होने वाली है टाइटेनिया का कैरेक्टर। अब टाइटेनिया जो है बेसिकली कॉमिक्स के अंदर एक ऐसी कैरेक्टर है जिसको डॉक्टर डूम पावर्स देते हैं, और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा तगड़ी लंबी चौड़ी और पावरफुल हो जाती है शी हल्क की तरह। और शी हल्क और टाइटेनिया आप ऐसा समझ लीजिए कि आपस में आर्च नेमेसिस वाले बात करते हैं, जिस तरह स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस हो गए, बैटमैन और जोकर हो गया, इसी तरह शी हल्क और टाइटेनिया आपस में हमेशा भिड़ते ही रहते हैं। और हमने देखा कि किस तरीके से उनके बीच एक छोटी मोटी सी फाइट होती है, शी हल्क उसको एक पंच मार के गिरा देती है, लेकिन टाइटेनिया का रोल इससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा होने वाला है और हमें आगे वापसी रिटर्न करते हुए दिखेगी। लेकिन इसी के साथ जब हमारा एपिसोड एंड होता है तो उसके एंड में हमारे पास सरप्राइजिंगली एक एंड क्रेडिट सीन भी मौजूद है। अब हम देखते हैं कि ये एंड क्रेडिट सीन एक फनी सीन से कुछ ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका की वर्जिनिटी के ऊपर बात की जा रही होती है, क्योंकि शी हल्क को लग रहा होता है कि कैप्टन अमेरिका बेचारे वर्जिन ही इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन हल्क बताता है कि नहीं भाई, वो तो 1943 के अंदर ही झंडे गाड़ चुके हैं और तुम लोग को इस बारे में क्या ही पता है। तो ये सुन के हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स काफ़ी खुश होती है और मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज बोल देती है जिसको मार्वल वाले हमें सुना नहीं सकते, और वो वहाँ पे
एपिसोड को खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि इस पूरे के पूरे एपिसोड को देखने के बाद जो कि सिर्फ 35 मिनट का था, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट पेस के ऊपर चला और इसने कहीं पे भी मुझे ऐसा बोर करने की कोशिश नहीं करी है। तो मैं इस पहले एपिसोड से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ और मुझे जहाँ लग रहा था कि मैं इसके और एपिसोड्स के ऊपर ब्रेकडाउन नहीं करूँगा, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर बढ़ गया, तो शायद हम हर हफ्ते इसका ब्रेकडाउन करेंगे ही। साथ ही साथ आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको शी हल्क का पहला एपिसोड कैसा लगा है, और अगर आपको मेरा ये रिव्यू और छोटा सा ब्रेकडाउन अगर पसंद आया है तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं उस तरह की ऑसम वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के अलावा अगर आप वर्ल्ड वॉर हल्क, प्लेनेट हल्क और शी हल्क के हवाले से कॉमिक्स को रीड करना चाहते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट और बढ़ सके, तो मेरे मेन चैनल स्पीड टाइगर पर जाके विजिट कीजिएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने अपने चैनल के ऊपर वर्ल्ड वॉर हल्क की पूरी सीरीज को कवर किया हुआ है, सारी की सारी टाई-इन्स के साथ, जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। सो गाइस, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं जबरदस्त तरीके की न्यूज़ एंड अपडेट्स आपके साथ शेयर कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।